हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स थर्ड और फोर्थ वीक दिसंबर 2024 का। तो इन दोनों सप्ताह के तमाम जो भी करंट अफेयर्स हैं वो सब आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इतनी देर से क्यों? कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी, उसकी वजह से कुछ दिन वीडियो नहीं आया था, तो सारा कुछ बैकलॉग जो है ना वो पूरा किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि बीपीएससी 71 जो जीएस पेपर है 71 बीपीएससी के लिए, तो उसकी तैयारी के लिए हम लोगों ने बैच शुरू कर दिया है। फाउंडेशन बैच है, बैच 3 है, 1 और 2 बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहा है। सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं उसमें। और ये जो है ना वो 11 जनवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं। ओके, और फीस ये है, इसके बाद ये बढ़ जाएगा फीस जल्दी, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ज़रिए क्या है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाती है। 10 मंथ तक आप ये पूरे कोर्स समाप्त कर दिए जाएंगे, पूरे करवा दिए जाएंगे। राइटिंग स्किल भी बताई जाएगी, कैसे आप बेहतर करें, कैसे लिखें, ये भी बताया जाएगा। ओके, और इसकी जो वीडियो की वैलिडिटी होगी देखने की, वो 24 मंथ तक होगी, यानी 2 साल तक। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है शार्प लर्निंग, उसे डाउनलोड कर लें और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता होगा कि वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग टॉपिक वाइज कंटेंट देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति केंद्र राज्य फैसले से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पर सवाल होगा कि राज्यसभा के उपसभापति का नाम बताएं जिन्होंने उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विपक्षी दलों के नोटिस को खारिज कर दिया। आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह। दरअसल हुआ यह था कि भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार 10 दिसंबर को विपक्षी दलों के सांसदों ने उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, उनको हटाने के लिए नोटिस पेश किया था। विपक्ष ने यह नोटिस संविधान के अनुच्छेद 69B किसके तहत, तो 69B के तहत नोटिस पेश किया था और कहा था कि हम प्रस्ताव लाएंगे। बाद में प्रस्ताव पेश भी किया गया, जिसको उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने खारिज कर दिया। ये कहा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक थी, इस वजह से ये किया गया है। और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ये पूरा बताया गया है तरीका अनुच्छेद 67B में कि राज्यसभा के तत्कालीन जो सदस्य हैं वो बहुमत से, यानी 50% से ज़्यादा अगर वोट है तो उसके द्वारा हटाया जा सकता है। और फिर उसके बाद क्या है, लोकसभा से इसकी सहमति होनी चाहिए, वहाँ भी ये बहुमत से पास कराना जरूरी होता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात थी जो कि ये किए गए। हालांकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए दूसरी प्रक्रिया है, ये उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया सामान्य है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाना पड़ता है और उसके लिए एकमात्र शर्त है कि संविधान का उल्लंघन किया हो, और 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं इंपॉर्टेंट। और यहाँ ये फोटोग्राफ है हरिवंश नारायण सिंह का, जो कि उपसभापति हैं राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5वीं से 8वीं क्लास में फेल होने पर स्टूडेंट को प्रमोट ना करना। ठीक है, पहले ये होता था कि फेल हो गए तो फिर प्रमोट कर दिया जाता था। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वहाँ पर अब ये नियम कर दिया गया है कि अब 5वीं से 8वीं में जो पहले नियम थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि अब होगा ये कि 2 महीने के अंदर में दोबारा, यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। अगर वो दोबारा फेल हो जाते हैं तो प्रमोट नहीं किया जाएगा अगले उसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब बीमारी वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा, आईसीएमआर ने भारत का पहला डायबिटीज़ बायोबैंक कहाँ पर स्थापित किया है? आंसर होगा चेन्नई में। ठीक है, आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो इसे मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित किया गया है। कहाँ पर? चेन्नई में किया गया है। डायबिटीज़ बायोबैंक क्या होता है? बायोबैंक में क्या है कि जैविक नमूनों का भंडार होता है और इसमें साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो बायोलॉजिकल सैंपल है उसको इकट्ठा करके प्रोसेस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है
जहाँ ज़रूरत हो जिस संस्थान को वो ले सकते हैं यहाँ से। और ख़ास तौर पर भारत में देखने को मिला है कि युवाओं में कई प्रकार के डायबिटीज़ हैं, जैसे टाइप 1, टाइप 2, और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के समय जो डायबिटीज़ होते हैं, तो उस समय के जो ब्लड सैंपल हैं उन सबको रखा जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। ओके। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि द लैंसेट एक रिसर्च जर्नल है, उसके अनुसार 80 करोड़ से अधिक वयस्क जो हैं वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं दुनिया भर में। उसके आधे से अधिक का इलाज नहीं मिल रहा है। और इन जो दुनिया के 80 करोड़ लोग जो हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उसके एक चौथाई से अधिक यानी 21 करोड़ 20 लाख लोग भारत में हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। ठीक है। बड़ी समस्या है कि युवा आबादी जो है ना वो देश का जो कि ह्यूमन रिसोर्स है वो डायबिटीज़ का पेशेंट बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं नियुक्ति से रिलेटेड यानी अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन होगा यूआईडीएआई यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बन गए हैं? आंसर होगा भुवनेश कुमार। क्या नाम है? भुवनेश कुमार। वो यूपी कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अच्छा, सवाल हो कि यूआईडीएआई के चेयरमैन कौन है? तो नीलकंठ मिश्रा है। ओके। तो यूआईडीएआई उसी का काम है कि आधार जो बायोमेट्रिक प्रणाली है उसका संचालन करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? आंसर होगा जस्टिस रिटायर्ड वी राम सुब्रमण्यम। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। ठीक है, तो उनको बनाया गया है। और उन्होंने किसकी जगह लिए? तो विजया भारती सयानी की जगह लिए, जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभा रही थी। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग वो एक केंद्रीय मानवाधिकार संस्था है। इसके एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होना चाहिए, ये नियम है। कार्यकारी अध्यक्ष जो है या प्रभारी अध्यक्ष तो सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। भारत में मानवाधिकारों को लेकर मानवाधिकार को लेकर नज़र रखने का काम इसी आयोग का है। अब आगे बढ़ते हैं और आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने देश में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारतीय कंपनी आईआईएफसीएल को कितने ऋण की मंजूरी दी है, कितना लोन देने की बात की है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ, इसका मतलब क्या हुआ? एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो पर्यावरण बदल रहा है ना, अचानक तूफान आते हैं, बारिश ज़्यादा हो रही है, सूखा ज़्यादा हो रहा है, तो कभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, सर्दी ज़्यादा हो रही है, तो ये जो इम्बैलेंस हुआ है पर्यावरण का, उसमें भी ये टिकाऊ रहे। ये जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उस सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सके, तो इसके लिए ऋण दिया जा रहा है। तो कितना है? आंसर होगा $500 मिलियन। अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 4,256 करोड़ रुपीस होते हैं। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक उसी ने ये 12 दिसंबर को ये मंजूरी दी है। किसको दिया है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है जिसका काम है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को लोन देना, अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं उसको लोन देना, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारत की बेहतर स्थिति हो सके। ठीक है, तो क्यों दिया गया है? इससे भारत में सोलर रूफटॉप और हरित बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। ओके, ताकि जो पर्यावरणीय जो चुनौतियाँ आ रही हैं उसको लेकर हम उससे मुकाबला कर सकें। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात रही। अब आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे, रक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन। और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों को। ठीक है, क्वेश्चन होगा यहाँ, भारत और किस देश के बीच नौसैन्य अभ्यास सिलिनेक्स दिसंबर 2024 में आयोजित हुआ? आंसर होगा श्रीलंका। कब से कब तक ये आयोजन हुआ है? 17 से 20 दिसंबर 2024 तक। कहाँ पर हुआ? तो विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नेवल कमांड के तहत हुआ ये आयोजन, और भारत के जहाज आईएनएस सुमित्रा ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धने पुरेकोट्टे विधायी राजधानी है यानी लेजिस्लेटिव, और कोलंबो जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल यानी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार दिसानायके,
और प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमर सूर्या। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने दिसंबर 2024 पैंगोंग से लेक यानी झील पर किस महापुरुष की प्रतिमा स्थापित की है? आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, तो ये प्रतिमा स्थापित की गई है, इधर आप पैंगोंग से लेक देख रहे हैं, उसी के पास में किनारे पर। तो इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने महाराजा शिवाजी की वीरता, दूरदर्शिता, उसके प्रतीक के तौर पर इनको वहाँ इनकी प्रतिमा को स्थापित किया है। और ये समुद्र तल से अगर कहेंगे कितनी ऊंचाई पर है, तो 14,300 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, ये लद्दाख में है, ये पैंगोंग से लेक। एक बार लेक भी देख लेते हैं, प्यारा भारत है और ये लद्दाख है यहाँ पर, और यहीं पर पैंगोंग से लेक है। ठीक है, ये 135 किलोमीटर लंबी झील है और उसका काफ़ी इलाका, करीब 45 किलोमीटर इलाका जो ना वो भारतीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रक्षा मंत्री ने वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट कितनी रकम तक का करने का लक्ष्य रखा है? आंसर का 50,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री ने ये ऐलान किया, वो महू छावनी स्थित जो आर्मी वॉर कॉलेज है वहाँ वो पहुँचे थे। और अगर बात होगी 2024 में कितना डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है, तो लगभग 21,000 करोड़ रुपए का रहा है। ठीक है, तो अब उसको बढ़ाकर 2029 तक 50,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, भारत और किस देश या कहें किन देशों के बीच त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन दिसंबर 2024 में? आंसर होगा फ्रांस और यूएई। ठीक है, फ्रांस और यूएई, तो ये तीनों के तीनों एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कहाँ पर? तो ये आयोजन हुआ था अरब सागर के ऊपर, कराची से लगभग 350 से 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, भारत के सुखोई 30 MKI, जगुआर, IL-76 और भी कई सारे जो एयरक्राफ्ट है उन सब ने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उससे पहले फिर से बता दूं कि 71st BPSC के लिए बैच 3 शुरू हो चुका है। क्लासेस 11 जनवरी से हैं, तो ऑफर प्राइस ये है, ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइस फिर बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम, उसको शॉर्ट में कहेंगे LRHW यानी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन का परीक्षण किया है? देखिए, हाइपरसोनिक जो वेपन है मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एंटी मिसाइल के तौर पर ये देखा जा रहा है। तो ये क्या है? USA, अमेरिका ने इसको बनाया है। अब ये हाइपरसोनिक है तो इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी अगर बाहर से हमलावर है, हमला कर रहा है, हवाई हमला, तो वो ज़मीन पे तो नहीं आ पाएगा, ये मार गिराएगा। ठीक है, तो ये नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के नौसेना प्रमुख अशोक राज सिंघदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है? आंसर का इसका नेपाल। देखिए, भारत और नेपाल के बीच में ये परंपरा रही है कई सालों से कि इसको 1950 में शुरू किया गया था कि एक दूसरे के जो आर्मी चीफ हैं उनको अपनी सेना का मानद जनरल के रूप में उपाधि दी जाती है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाली सेना के चीफ को ये उपाधि दी है, ऑनरेडी टाइटल दिया है। और इससे पहले 21 नवंबर की बात है जब नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आयोजन से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले बताऊं, ये तमाम करंट अफेयर्स के जो PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे शार्प लर्निंग ऐप पर। और अगर आप लंबे समय तक तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, बहुत ही छूट चल रही है। तो हालांकि ये कब का पूरा हो चुका है 1000 स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट की डिमांड रही है तो इसलिए बढ़ाया गया। जल्द से जल्दी आप ले सकते हैं 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान, ये भी बस अब समाप्त होने वाली है ये ऑफ़र। तो 1 साल का वैलिडिटी प्लान है, तो ले सकते हैं आप। ठीक है, इसके ज़रिए करंट अफेयर का टेस्ट होता है, PDF मिलता है, वीडियो मिलता है और भी बहुत कुछ, और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इवेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा देहरादून में।
ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? डिजिटल हेल्थ एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। ठीक है, और इसको आयोजन किया गया था इसका विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन और विज्ञान भारती संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 किस जगह आयोजित किया गया? आंसर का दिल्ली में। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है दिल्ली में, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। 2 दिवसीय सम्मेलन था। 11-12 दिसंबर को ये आयोजन हुआ है। 11 देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंचे थे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, और इसकी थीम थी, क्या थीम थी? वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। ओके, अगर अभी बात करेंगे जो भारतीय समुद्री विरासत है वो क्या है, तो देखिए समुद्र शक्ति 75,000 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, 13 प्रमुख बंदरगाह हैं यानी पोर्ट हैं, 13 बड़े वाले, 200 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। भारतीय बंदरगाह की जो क्षमता है वो 12,000 मिलियन टन कार्गो की वार्षिक हैंडलिंग क्षमता है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये हालांकि निधन में होना चाहिए था लेकिन इवेंट में आ गया है। चलिए, क्वेश्चन होगा, ये विश्वविख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया 15 दिसंबर 2024 को। तो उन्हें कितने ग्रैमी अवार्ड मिले थे या उन्होंने कितने जीते थे? आंसर का चार उन्होंने जीते थे ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो ये देखेंगे 2009 में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था, 2024 में 3 अलग अलग एल्बम के लिए मिले थे। 1998 में पद्मश्री, 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार वो जीत चुके थे। आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC का सदस्य इनमें से किस पूर्व क्रिकेटर को बनाया गया? आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। MCC जो है ना वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल क्लबों में से एक है और ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का प्रबंधन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने दूसरी बार फिडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जो कि शतरंज की है उसको जीत लिया है? आंसर होगा कोनेरू हम्पी। ठीक है, दूसरी बार उन्होंने ये जीत हासिल की है। न्यूयॉर्क में इस बार आयोजित हुआ था और इंडोनेशिया की इरीन सुखंदर को उन्होंने हराया। इससे पहले हम्पी ने 2019 में जॉर्जिया में हुए चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न होगा, दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय का नाम बताएं? आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, तो उन्होंने 24 दिसंबर को अंटार्कटिका के माउंट विंसन पर चढ़ाई करके इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अंतिम चढ़ाई में उनके पिता कमांडर S कार्तिकेयन उनके साथ थे। उम्र कितनी है? मात्र 16 वर्ष है इनकी उम्र। कहाँ कहाँ पर चढ़ाई कर चुकी हैं? तो अभी लेटेस्ट जो चढ़ाई की है माउंट विंसन अंटार्कटिका, उससे पहले माउंट एवरेस्ट वही नेपाल चाइना के बीच में है। फिर उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, दक्षिण अमेरिका में माउंट एकोनकागुआ, ये सब शिखर है टॉप। ऑस्ट्रेलिया के माउंट कोसियुस्को, यूरोप में माउंट एल्ब्रस और अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। ठीक है, तो ये चढ़ाई है कर चुकी हैं मात्र 16 वर्ष की उम्र में, रिकॉर्ड है ये। अगला क्वेश्चन लेंगे, सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर होगा केरल। ठीक है, केरल ने जीत लिया और फाइनल में चंडीगढ़ को हराया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग 2024 खिताब किस टीम ने जीत लिया है? आंसर होगा हरियाणा स्टीलर्स। हरियाणा स्टीलर्स इसने जीत लिया है। और किसको हराया? तो पटना पायरेट्स को हराकर ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 की जो चैंपियनशिप होगी तो उसकी मेजबानी किस देश को चुना गया है मेजबानी के लिए? आंसर होगा भारत को चुना गया है और ये पुष्टि हुई दिसंबर में। ओके, तो 2025 में भारत में ये आयोजन होगा इसी साल। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? आंसर होगा दिल्ली करेगा। ये सितंबर अक्टूबर 2025 में आयोजन होगा
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? आंसर होगा भारत। ठीक है, ये जूनियर हॉकी टीम जो भारतीय, उसने चीन को हराकर यह खिताब जीत लिया है। ओमान में ये आयोजन हुआ था 7 से 10 दिसंबर को। एशियाई हॉकी संघ ने ये आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस देश में आयोजित अरेबियन गल्फ कप फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर होगा कुवैत। ठीक है, ये खाड़ी देशों के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो वहाँ पहुँचे थे कुवैत भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं और अब अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया है? आंसर कुवैत। कुवैत यात्रा के दौरान 22 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड उनको दिया गया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से उनको सम्मानित किया गया है। वहाँ जो चीफ होते हैं वो होते हैं आमिर कहे जाते हैं। ठीक है, तो अमीर का नाम है शेख मिशाल अल अहमद अल ज़बर अल सबा। तो ये है, इन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया। ये कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है, और अगर प्रधानमंत्री को कहेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री किसी को मिला है तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, कुवैत की बात कर लें, एक बार मैप भी में भी देख लेते हैं। प्यारा भारत है, और अब चलते हैं पश्चिम एशिया की ओर, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, अमेरिका यूरोप के द्वारा। तो उसी में ये है, यहाँ पर ये है कुवैत। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये है कुवैत। इसकी राजधानी है कुवैत सिटी। मुद्रा यहाँ पर है कुवैती दिनार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना है? आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, दूसरी बार ये सम्मान उनको मिला है, और अब तो वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो बस बनने ही वाले हैं राष्ट्रपति फिर से दोबारा। ठीक है, तो पर्सन ऑफ द ईयर इससे पहले 2016 में चुना गया था, जब उन्होंने व्हाइट हाउस में अपनी पहली जीत दर्ज की थी, यानी राष्ट्रपति बने थे। दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो उनको फिर से ये खिताब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। किस कंपनी के पूर्व चेयरमैन ओसामू सुजुकी का निधन हो गया 94 ईयर की उम्र में 25 दिसंबर 2024 को? आंसर होगा सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। ठीक है, जापानी कार कंपनी है, और भारत के साथ मारुति सुजुकी मतलब का गठबंधन है मारुति के साथ, और ये कंपनी भारत में बहुत शानदार कार बनाती है। ठीक है, और दुनिया में तो नाम है, ये मूलतः ये जापानी कार कंपनी है। ठीक है, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, तो उसी के चेयरमैन थे ये। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया 26 दिसंबर 2024 को। तो वह किस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में वित्त मंत्री रह चुके थे? आंसर होगा पीवी नरसिंह राव। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो उनका निधन हुआ 92 ईयर की उम्र में, 92 साल की उम्र में, और उनको भारत की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण लाने का श्रेय दिया जाता है। पीवी नरसिंह राव की सरकार में वो 1991 से 1996 तक वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे। बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, 2 कार्यकाल उन्होंने बिताया प्रधानमंत्री के तौर पर 2004 से 2014 तक। अगला क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया 29 दिसंबर 2024 को? आंसर का यूएसए, अमेरिका के। ठीक है, अमेरिका के वो 39th प्रेसिडेंट रह चुके थे। 100 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ है। ठीक है, 100 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय सिनेमा के दिग्गज श्याम बेनेगल का निधन हो गया 23 दिसंबर 2024 को। तो उन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? पद्म भूषण की बात हो रही है, आंसर का 1991 में। ठीक है, श्याम सुंदर बेनेगल पूरा नाम था इनका। 14 दिसंबर 1934 में उनका जन्म हुआ था, 1934 में, और निधन हुआ 23 दिसंबर 2024 को। किडनी की बीमारी थी। अर्थशास्त्र की पढ़ाई की थी, बाद में फोटोग्राफी शुरू की, मज़ा आने लगा। फिर उन्होंने फिल्मों की ओर कदम रखा। आर्ट सिनेमा के जनक माने जाते थे। जवाहरलाल नेहरू और सत्यजीत रे पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बहुत सारे जो एक्टर हैं उनको उन्होंने मौका दिया था, जैसे नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी,
अमरीश पुरी, अनंतनाग, शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, तीन, ये सब जो है ना इन्हीं की मतलब बनाए हुए लोग माने जाते हैं। इनको अवार्ड मिल चुका है 1977 में, सॉरी 1976 में, 1976 में इनको पद्मश्री मिला था। 1991 में इनको पद्म भूषण मिला था और 18 नेशनल अवार्ड जीत चुके थे वो। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया 20 दिसंबर 2024 को? आंसर का हरियाणा। वो 89 ईयर के थे, इंडियन नेशनल लोक दल के वो नेता थे और हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। अंतिम कार्यकाल उनका 1999 से 2005 के बीच में था लास्ट बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा यहाँ पर। किस देश ने यारलुंग त्संगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे भारत के लिए सामरिक और पर्यावरण चुनौतियां बढ़ गई हैं? आंसर का चाइना। चीन ने ये तय कर दिया है कि वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत परियोजना यानी बांध को उसने मंजूरी दी है। कहाँ पर है ये, एक बार देख लेते हैं मैप के जरिए। प्यारा भारत है और पड़ोसी हमारा चाइना है, तो मानसरोवर के पास से ये निकलती है नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये यहाँ से निकलती है और इधर से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, फिर असम होते बांग्लादेश होते हुए ये अरब सागर में मिल जाती है। तो चीन जो है ना वो यहीं पर ये बांध तिब्बत में बनाने जा रहा है और दुनिया का ये सबसे बड़ा बांध होगा। इसकी अनुमानित लागत 137 बिलियन US डॉलर होने वाली है और इससे 60 गीगावाट बिजली उत्पादन होगा। भारतीय सीमा के निकट स्थित है, इसलिए थोड़ा टेंशन भी है, क्योंकि इसको वो इस्तेमाल कर सकता है इस इलाके को डुबाने में भी। ठीक है, कभी भी पानी छोड़कर और ये इलाका हमारा भारत का वो डूब सकता है, या फिर पानी रोक ले अगर, तो यहाँ पानी की संकट जब ज़रूरत है तब दिक्कत हो सकती है। ठीक है, वैसे भारत भी इस जगह पर बांध बना रहा है यहाँ पर अपनी तरफ से। अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के किस बांध के निर्माण की आधारशिला रखी है? आंसर होगा दौधन बांध। क्या नाम है? दौधन बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल बताएंगे यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना की आधारशिला रखी, तो ये प्रोजेक्ट किन राज्यों में पूरा होगा? आंसर होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 2 राज्यों में पूरा होगा। तो दौधन बांध यहाँ पर बन रहा है, फिर और भी सारे बांध बनाए जाएंगे और फिर ये दोनों नदियों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना ये है, कहिए इसको। ठीक है, तो ये भारत का पहला रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट है। वैसे प्लान तो पहले बहुत बने थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट को अमली जामा अभी पहनाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय परियोजना माना जा रहा है, मतलब कि 90% जो हिस्सा है इसका वो केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% राज्यों के द्वारा वहन किया जाएगा। और इसके बारे में अगर देखेंगे, टोटल लागत 44,605 करोड़ रुपए है। केन बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, और प्रोजेक्ट का समय है 8 साल। केन बेतवा को जोड़ने वाली नहर होगी 221 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर सुरंग भी शामिल है और कई सारे जिले मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के उसको ये फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इसमें वो किए जाएंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट है। तो केन नदी के बारे में जान लें, इसकी लंबाई 427 किलोमीटर है और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। पन्ना छतरपुर जिले से बहते हुए उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रवेश करती है और यमुना नदी में मिल जाती है। जबकि बेतवा नदी है उसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। ये विदिशा, सागर, ललितपुर जिले से होते हुए बहती है। उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन और ललितपुर इन सब में प्रभावित होती है। अंत में ये हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन लेंगे, देश का पहला बॉर्डर सोलर विलेज का नाम बताएं जो गुजरात में है। आंसर होगा मसाली। ठीक है, ये गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। ये देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बन गया है। 800 की आबादी है मात्र यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड सवाल है, एक बार पहले भी मैंने बताया था आपको,
सवाल हो कि देश का पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला गांव कौन सा है? गुजरात का ही है। वो कौन सा है? वो मोढेरा गांव है। ठीक है, वो मोढेरा गांव है जो पूरा पहला ऐसा है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर निर्भर है। उसको बाहर से बिजली जो है ना वो लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो सप्लाई भी करता है, मतलब वो ग्रिड से भी जुड़ा हुआ है। वो सोलर एनर्जी वाला पूरा एक गांव है। और ये क्या है? ये पहला बॉर्डर सोलर विलेज है, यानी सीमावर्ती गांव है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यानी पाकिस्तान की सीमा से के पास में है। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट सेमोरू सेमेरू विस्फोट के साथ फट गया और 1000 लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया? आंसर होगा इंडोनेशिया। माउंट सेमेरू जो है ना वो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा जो द्वीप है वहाँ पर स्थित है ये। ठीक है, तो ये दिसंबर में फटा है। इससे पहले भी ये फट चुका है, कई बार ये फटता रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति। तो प्रोबोवो सुबियांटो का नाम है। अब योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे हम लोग। प्रश्न होगा यहाँ पर, विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के विकास को बढ़ावा देने के लिए कितनी रकम लोन देने की मंजूरी दी है? आंसर का $800 मिलियन। ठीक है, तो 20 दिसंबर को ये ऐलान कर दिया है लोन का। उद्देश्य ये है कि जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, तो उसको एक बेहतर बनाया जाए, जलवायु लचीला विकास केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया जाए। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। मैप में आप देख रहे हैं, ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड। देखिए, इंटरनेशनल मामले को हमने दो हिस्से में बांटा हुआ है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक विदेश। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक जगह आपको कंटेंट मिल जाएगा। और इस बार तो तमाम एग्जामिनेशन में, चाहे बीपीएससी हो, रेलवे हो, धुआंधार क्वेश्चन टकराए हैं। क्वेश्चन होगा यहाँ पर, किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल का यानी आईजेसी इंटरनेशनल जस्टिस काउंसिल उसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है? आंसर होगा जस्टिस मदन बी लोकुर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का है ये जस्टिस सिस्टम, यूएन असेंबली ने ये अपॉइंटमेंट किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं और विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन। टोंगा के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा इसाके वालू एके। इसाके वालू एके। ठीक है, टोंगा जो है ना वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन सब के करीब में है। ये एक और मैप के ज़रिए देखते हैं, प्रशांत महासागर में है ये, तो ये दक्षिणी इस तरफ हो गया और यहीं पर ये टोंगा है, इस जगह पर है टोंगा। ठीक है, ये है टोंगा, छोटा सा देश। लखनऊ सिटी देखा है आपने? बस सिटी के बराबर, शहर के बराबर, इतना ही बड़ा सा देश है। यहाँ राजा भी हैं और राजा से वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे टशन भी चल रही है नेताओं से। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस देश के राष्ट्रपति यून सुक यूल के खिलाफ वहाँ की संसद ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जिससे उनके पद की शक्तियाँ छीन ली गई? आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, आपको पता होगा, मैंने एक पहले भी बताया है कि 3 दिसंबर को इन्होंने मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन की घोषणा कर दी थी। उसके तुरंत बाद ही वहाँ की संसद ने जो है उसको खारिज कर दिया था। तो मार्शल लॉ को ये माना गया कि देश के साथ उन्होंने विद्रोह किया है और इसी को लेकर पहली बार तो महाभियोग खारिज हो गया था, दूसरी बार महाभियोग जो है ना वो पारित हो गया और इनका जो पावर था वो सीज कर लिया गया। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो उसके बाद फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था हान डक सू को। अब सवाल यहाँ भी है कि किस देश के तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू के खिलाफ वहाँ की संसद ने महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया और शक्तियाँ छीन ली? आंसर होगा दक्षिण कोरिया। अब इनकी भी शक्तियाँ छीन ली गई। इन पर यह आरोप लगा कि ये जो है वो एक तरह से मदद कर रहे हैं पुराने राष्ट्रपति की। अब इनको हटा दिया गया। अब कौन बना है? तो सवाल होगा कि एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? देखिए, ये जो थे ना वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। और फिर अब कार्यवाहक राष्ट्रपति वहाँ पर कौन है? तो चोई सांग मोक, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के। अब वो जो है ना
बन गए हैं वहाँ के कार्यकारी राष्ट्रपति। बड़ा अजीब हो रहा है लोकतंत्र में वहाँ के। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय कौन बन गए? आंसर होगा जगदीप सिंह। भारतीय मूल के जगदीप सिंह हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले, और वो क्वांटम एस्केप के पूर्व सीईओ हैं, फाउंडर हैं। क्वांटम एस्केप बैटरी बनाने वाली कंपनी है। सैलरी इनको शेयर वगैरह भी दिए जाते हैं, वो सब लेकर 17,500 करोड़ रुपए सालाना हो जाते हैं। रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो इतने की तो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं होती बहुत सारी। 17,000 करोड़, 17,500 करोड़ रुपए, गजब, शानदार व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन लेंगे, अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया? आंसर होगा बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल यानी बाज, उसको घोषित किया है। देखिए उसकी जो मुहर है ना अमेरिका के, उसमें तो बाल्ड ईगल है बना हुआ, लेकिन अब उसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, निर्वाचित राष्ट्रपति हैं सॉरी, और जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने, राष्ट्रपति ने ये ऐलान किया है, और अगले जो राष्ट्रपति बन रहे हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस देश के राष्ट्रपति जेवियर मिलाई को इटली ने नागरिकता दे दी है? राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति को। आंसर होगा इसका अर्जेंटीना। किस नीति के आधार पर इनको दी गई नागरिकता? तो ये नागरिकता का वहाँ मामला ये है, इटली में ये है नियम कि अगर इटली के लोग अगर बाहर गए हैं, उनके वंशज हैं, तो उनको नागरिकता दी जा सकती है इटली में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्हें राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नियुक्त किया है। आंसर होगा फ्रांसवा बायरू। ठीक है, फ्रांसवा बायरू, वो 2024 में फ्रांस के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। देखिए सारी शक्तियाँ वैसे तो राष्ट्रपति के पास होती हैं फ्रांस की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 दिसंबर को। सेलो एक वाद्य यंत्र है, इस तरह का होता है वो। अगला क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? मैथमेटिक्स डे। आंसर होगा 22 दिसंबर को। ठीक है, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज की जयंती पर यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, अगर सवाल हो कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 15 मार्च है विश्व वाला, और राष्ट्रीय वाला ये 24 दिसंबर को। ठीक है, ये मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न विजेता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जो भारत की जीत थी उसकी याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। पुर्तगाली शासन से गोवा को आज़ाद कराया गया था इसी दिन। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में पेंशनर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 17 दिसंबर को। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। तो ये था वीकली करंट अफेयर्स, दिसंबर का पूरा खत्म हो गया। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।